हेलो स्टूडेंट, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को कवर करते हैं फिर से, और आज इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था 4P ऑफ मार्केटिंग या 4P ऑफ एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इसको, या एक क्वेश्चन हो सकता है वेरिएबल। ये लिख लेना, वेरिएबल नाम से केस स्टडी आ जाती है। बताओ कि कौन सा वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स यूज हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें 4P थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के हमने देखा था कि प्रोडक्ट में 3 होंगी, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। उसके बाद कुछ प्राइस में हम होगा कि हमें के पीपल्स को कवर करना है, पीपल को कवर करना है, या हाई लेवल रिच जो जिसको हमने कहा प्रीमियम क्लासेस को कवर करना है। उसके बाद था प्लेस में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, 0 लेवल चैनल, 1 चैनल, 2, 3। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में था कि गुड्स की मूवमेंट कैसे होगी। इसमें था ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने हालांकि पिछली क्लासेस में नहीं करवाया था, अब बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन से कौन से ट्रांसपोर्ट के मोड से जाएगा। वेयर हाउसिंग, क्या हम वेयर हाउस खुद का परचेज करें या फिर वेयर हाउस जो है रेंट पे ले, ये चीज। कितने टाइम बाद इन्वेंट्री कितनी रखें, देखो इन्वेंट्री कितनी रखें। प्लेस में 4 कंपोनेंट थे, हालांकि 3 ही तुम्हारे काम के, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, एक इन्वेंट्री और एक वेयर हाउसिंग। इन्वेंट्री अगर हम ज्यादा रख लेंगे तो क्या नुकसान होगा। हमने जो देखो इन्वेंट्री वो ऑप्शन है, या तो हम मोर रख लें या इन्वेंट्री लेस। लेस रखेंगे तो क्या फायदा, आपको पता है कि अगर एट ए टाइम हमें नीड पड़ी और हमारे पास इन्वेंट्री कम थी और वो खत्म हो गई। ज्यादा रखेंगे तो क्या हो, हमारी कॉस्ट रखेंगे, या हम उसको वेयर हाउस में रखेंगे तो उसका रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी केयर करने के लिए 2 बंदे बिठाए कि ध्यान रखना है काम, तो ठीक है, या कैमरे लगवाए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने कहा इन्वेंट्री दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है, ज्यादा हो तो भी, लेस हो तो भी। हमें कितनी रखनी चाहिए, आइडल इन्वेंट्री रखनी चाहिए। इन्वेंट्री का नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये नोट कर लेना, बुक में नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इन्वेंट्री आइडल जिसका नाम हमने रखा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कम होगी तो क्या होगा, हमारा गोडाउन का खर्चा तो बच जाएगा, लेकिन किसी ने कहा कि ये सामान चाहिए और हमारे पास है ही नहीं, स्टॉक आउट हो गया। और ये चीजें हमने देखी, वेयर हाउस खुद का परचेज करें या किराए का लें, किस लोकेशन पे लें, ये सारे हम इसमें डिसीजन लेते हैं। फिर मैंने कहा था कि प्रमोशन में ये 4 आपको एक बार नाम ध्यान रखने हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये मैंने कहा था एक बार के लिए आपको 5 नाम ध्यान, ये आगे हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हम ये जो चारों हैं ये हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, एडवर्टीजिंग को, पर्सनल सेलिंग को, सेल्स प्रमोशंस को एंड पब्लिसिटी को। आप जैसे जानते हैं अपना पुराना तरीका है, या तो डेफिनेशन किसी भी चीज की लर्न कर लो, या जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली उससे भी आप उसकी डेफिनेशंस बना सकते हो, या अगर आपने डेफिनेशंस कर ली तो उससे भी आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एडवर्टाइजिंग की, ये हम देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पेड फॉर्म, मतलब एडवर्टीजमेंट जब हम करवाते हैं तो हम किसी को पे करते हैं। अगर कोई फ्री में कर रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कहलाएगी, वो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, उसको हम प्रोपोगेंडा या पब्लिसिटी कहेंगे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट के लिए पेड होना चाहिए। मान लो अगर हम किसी बंदे ने, अगर हम आमिर खान को पैसे दे रहे हैं, या शाहरुख खान को पैसे दे रहे हैं, या फिर हम किसी भी अमिताभ बच्चन को पैसे दे रहे हैं, तो वो अगर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है तो क्या है, एडवर्टाइजिंग। अगर वो रैंडमली वैसे ही किसी प्रोडक्ट की, उसने वैसे बोलते तो नहीं हाल बोला, लेकिन हमने उसको कोई पे नहीं किया, तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाएगी। तो एडवर्टाइजिंग की हमने फीचर्स देखी। पेड फॉर्म, फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म, यानी कि फ्री में होगी तो पब्लिसिटी या प्रोपोगेंडा कहलाएगी, एडवर्टाइजमेंट हम उसको नहीं कहेंगे। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि जब एडवर्टाइजमेंट बनाई गई तो हम वहां पे पर्सनली प्रेजेंट नहीं थे। मतलब देखिए, क्या जब एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, क्या
वो हमारे सामने पर्सनली होता है? नहीं, हम किस किस पे देखते हैं एडवर्टीजमेंट? टीवी पे देखा होगा, नेट पे देखा होगा, तो वो हमारे पास पर्सनली प्रेजेंट नहीं था। पर्सनली प्रेजेंट जैसे अब मैं आप लोगों के पास पर्सनली प्रेजेंट नहीं हूँ, वीडियो जो है उससे कैमरे से वीडियो बनाई जा रही है, तो ये पर्सनली प्रेजेंटेशन नहीं है, ये कौन सी होगी? इनडायरेक्ट या इम्पर्सनली। वैसे ही एडवर्टीजमेंट भी क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। थर्ड है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है हमें उस बंदे का पता होना चाहिए कि हाँ हमने इसको पैसे दिए हैं, खान को दिए और ये कर रहा है, तो ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ऐसे नहीं कि किसी ने फ्री में कर दिया और हम जानते नहीं, हमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर भी होना चाहिए कि इसका ये बंदा ऐड कर। जैसे नवरत्न तेल का आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन था? अमिताभ बच्चन। तो ये है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। उसके बाद है ये किया जाता है मास पब्लिक को, ग्रुप ऑफ पब्लिक को, या पब्लिक कह दो, पब्लिक। इसमें सिर्फ ये एक या दो बंदों के पास ही नहीं जाता, ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाता है जो भी बात कही जाती है, क्योंकि एक टाइम पे लाखों लोग टीवी देख रहे हैं, लाखों लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो ये क्या हो गई? एडवर्टीजमेंट। तो अब हम इसको देखिए, ये इसकी फीचर है एडवर्टीजमेंट की, और ये स्पीडली होता है, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, या पब्लिक को कह सकते हैं, या मास कम्युनिकेशन, एक बार में बहुत लोगों के पास ये जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशंस पे आए, तो डेफिनेशन इस तरीके से बनानी है, आपको ये चारों एलिमेंट डाल देने हैं डेफिनेशन में, और कुछ भी जोड़ देना है जो कि उसको कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट इज एन पेड फॉर्म that is non-personal presentation which is conducted by the identified sponsor for a large public। ये हमारी डेफिनेशन बन गई। तो हमें सिर्फ फीचर्स की हेडिंग ध्यान रखनी है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मास कम्युनिकेशन। ये क्या हो गई? फीचर्स ऑफ एडवर्टीजिंग। अब एडवर्टीजमेंट का क्या फायदा होता है? अब इसमें 3 बेनिफिट दे रखे हैं कि एडवर्टीजिंग का क्या क्या फायदा होगा। एडवर्टीजमेंट का किन किन को फायदा होगा? अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा, और सोसाइटी को भी फायदा होगा। आप बताइए, अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं उस प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? मैंने प्रोडक्ट बनाया, मान लो मैंने बनाया मार्कर, और मैं उसका ऐड करवा रहा हूं, या मैंने कोई बुक वो किया और मैं उसका ऐड करवा रहा हूँ कि मैंने कोई बुक बनाई और मैं उसका ऐड करवा रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट बुक, तो मुझे क्या क्या फायदा होगा? ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, मोर प्रोडक्ट सेल होंगे, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। कस्टमर को क्या फायदा होगा? कस्टमर अवेयर होगा और प्रोडक्ट से कंपेयर कर पाएगा, और जब उसको मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो कंपटीशन होगा और इसको फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कि कई बार एडवर्टीजमेंट ये भी आते हैं ना, रोजगार वगैरह से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड एडवर्टीजिंग। वी नीड अ प्रोफेशनल फॉर जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए फाइनेंस मैनेजर चाहिए, तो उसको भी फायदा मिलेगा। तो ये क्या आराम से बुक से कवर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा है इसका एडवर्टीजमेंट का, कस्टमर को क्या, सोसाइटी को। और ये आप अपनी तरफ से बना के भी, जो आपके मन से आ रहा है कि अच्छा सोसाइटी को रोजगार मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्यों? अगर उनको रोजगार मिला तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे हमारे एजुकेशनल होंगे, एजुकेशन बढ़ेगी। जो कि हाँ दिल से आ रहा है कि ये सही है, वो आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टीजिंग। एक बार हम इसको रब करते हैं। ऑब्जेक्शन मतलब एडवर्टीजमेंट करने के लिए मना कर देते हैं, क्यों उससे घबराते हैं, क्या क्या उसकी कमियां बताई गई हैं, वो इसमें कवर होगी ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टीजिंग। देखो एडवर्टीजिंग, मान लीजिए आमिर खान को बुलाया और उसको 5 करोड़ रुपए दिए, क्या वो 5 करोड़ रुपए वो बंदा खुद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अपनी जेब से देगा? चलो माना एक बार उसने अपनी जेब से दिया भी, लेकिन वो अल्टीमेटली रिकवर किससे करेगा? रिकवर वो करेगा कस्टमर से। तो जो ऐड हुआ, मतलब जो एडवर्टीजमेंट एट दी कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट इसमें
एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। हो सकता है पहले ये मार्कर मेरे को पड़ रहा था 10 रुपए का, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए दिए, उसकी वजह से अब ये पड़ रहा है 19 रुपए का। और ये कॉस्ट अल्टीमेटली बियर किसको करनी पड़ती है, ये कॉस्ट अल्टीमेटली बियर करनी पड़ती है कंज्यूमर को। तो हमने कहा कि कंज्यूमर को कॉस्ट बियर रही है, एडवर्टीजमेंट से कस्टमर का ही लॉस हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, कॉस्ट को बढ़ा दिया। एक है कि एडवर्टीजमेंट कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप कई एडवर्टीजमेंट देखिए जो कि अभी इंफॉर्मेशन देते हैं, हालांकि ये चीज गलत है, बट स्टिल जैसा है चल रहा है वो चल रहा है। फेयर एंड लवली आप देखिए कि उसमें 4 वीक में ये हो जाएगा, 3 वीक में ये हो जाएगा, वो कार्ड होता है 1 वीक बाद, नहीं ऐसा नहीं होता। बट वो क्या करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं और इस अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो देखिए ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में फर्स्ट पॉइंट है एड टू कॉस्ट को अंडरलाइन करना है, नो मैन्युफैक्चरर। थर्ड लाइन है नो मैन्युफैक्चरर पे फॉर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आउट ऑफ हिज पॉकेट। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से उसको बियर नहीं करेगा। अंडरमाइन सोशल वैल्यू, अंडरमाइन सोशल वैल्यू एक बार काट दीजिए, कोई खास नहीं है इसमें। कंफ्यूज द बायर, कंफ्यूज द बायर, बायर के पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट परचेज करूं, क्योंकि ऐड तो सभी के आते हैं, सभी प्रॉपर ऐड दे रहे हैं, तो ही इज कंफ्यूज कि विच इज मोर बेटर। एनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, मैंने जैसे कहा फेयर एंड लवली मान लो इंफीरियर प्रोडक्ट है या उससे कोई वो नहीं होता, फिर भी कोई घटिया प्रोडक्ट है जैसे मिल्क है या दूध है, दही है, कोई भी है, अगर हमने उसको ऐड दिखा दिया और उसको बेच दिया। और लास्ट है सम एडवर्टीजमेंट इन बैड इन टेस्ट। बैड टेस्ट का मतलब ये है कि दिखाया कुछ और जाता है और कुछ और जाता है, या फिर कुछ उसमें अश्लील तरीके से जो है दिखाया जाता है, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट इन अ बैड टेस्ट। ये ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग थे, ये हमारा एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। देखो एडवर्टीजमेंट क्या हुआ, हमने कहा फॉर एग्जांपल टीवी पे कोई भी ऐड आता है तो आपने वो ऐड देखा और आपने डिसाइड किया। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, एक बंदा जाएगा वो कस्टमर को समझाएगा, होम टू घर जाएगा और उसको कस्टमर को समझाएगा कि आपको ये फायदा है। तो इसमें वो पर्सन को कवर नहीं करता, या तो 1 या 2 या मैक्सिमम 10 या 12। इससे फायदा क्या होगा, एडवर्टीजमेंट में तो आपने कुछ देखा, लेकिन आपने जो देखा आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आए, आप उन क्वेश्चंस को किससे पूछोगे। आप ऐसे तो कह नहीं सकते अरे टीवी से बाहर उड़ा, इधर आ टीवी से बाहर और हम आंसर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वो बंदा वहां प्रैक्टिकल है, तो आप उससे कह सकते हो, कोई आपकी क्वेरी है उससे वो कर सकते हो। कि दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए मैं वहां पे किसी बता रहा हूं, मैं क्या हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक है, तो मैं अपने आप को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, दूसरे तरीके से बता। लेकिन मान लीजिए ये एडवर्टीजमेंट जैसे कैमरे के थ्रू बन रहा है और आपको अगर समझ में नहीं आया तो क्या आप बता सकते हैं, हाँ कमेंट वगैरह से तो बता सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बता सकते ना। और ना ही मैं अपने आप को भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, मान लो तो मैंने उस एक तरीके से उस चीज को बता दिया, दूसरे तरीके से बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि वो आपको समझ में नहीं आया। तो पर्सनल सेलिंग में तो हम अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जबकि एडवर्टीजमेंट में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है ये पर्सनल सेलिंग को रीड करते हैं, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। देखो जैसे ये इसमें फोटो दे रखी है, इसमें बताया गया ये मान लो कोई सेल इंश्योरेंस वगैरह बेचने वाला हुआ, ये इन दोनों को समझा रहा है, ठीक है। पर्सनल फॉर्म वो क्या थी, एडवर्टीजमेंट क्या थी, इम्पर्सनल, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे अगर क्लास में आप लोग पर्सनली प्रेजेंट हो, फिर मैं करवा रहा हूँ वो क्या होगी पर्सनल, और अब मैं जो करवा रहा हूँ वो क्या होगी इम्पर्सनल। ओके, तो ये पर्सनल फॉर्म है, इससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि आप उसको पास जाके बता, जैसे अगर हम क्लास लगाते हैं वैसे तो सभी लोग एक दूसरे टीचर्स को जानने लग जाते हैं, सभी टीचर्स को कि हाँ ये टीचर्स अच्छे करवा रहे हैं, ये बढ़िया करवा रहे हैं, इस तरीके से, तो एक तरीके से एक बॉन्डिंग सी बन जाती है, जिसको हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ओरल कन्वर्सेशन होगी उनके बीच में, क्विक सॉल्यूशन ऑफ द क्वेरीज, अगर कोई क्वेरीज है तो उसमें क्विक सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्या सॉल्यूशन होगा क्वेरी का, नहीं होगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और वो रियल सेल कहलाती है, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल,
कि एक सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आप अपनी तरफ से बना के कर सकते हो। इसमें उसका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स मतलब उसको फिजिक अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी हम जो है इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, ये हम उसमें चीज़ें कुछ भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है? एडवर्टीजमेंट जो है इम्पर्सनल थी, मैंने कहा क्योंकि पर्सनली प्रेजेंट नहीं थे, और जो पर्सनल सेलिंग है वो क्या है? पर्सनल। सॉल्यूशन टू क्वेरीज अगर हम कहें तो एडवर्टीजमेंट में क्या, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो वो सोल्व हो पाएगी नहीं, लेकिन पर्सनल सेलिंग में हो सकती है। थर्ड पॉइंट इसमें होगा कि मान लो अगर वो अपने आप में कोई फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करना चाह रहा है बोलने वाला, तो एडवर्टीजमेंट में कर पाएगा नहीं, लेकिन पर्सनल सेलिंग में अगर उसको लग रहा है कि सामने वाला मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। दैट्स इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर देना, अपने आप को चेंज कर देना, ये चीज हो गई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। और कॉस्ट, कौन सी किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, एडवर्टीजमेंट की या पर्सनल सेलिंग की? देखो अगर कस्टमर के थ्रू हम बात करें, अगर एडवर्टीजमेंट के हमने मान लो 5 करोड़ रुपए लगे, लेकिन वो एक बार में कितनी सारी मास ऑफ कम्युनिकेशन हुआ उसका, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास वो चीज है जो पहुंची। लेकिन पर्सनल सेलिंग में तो एक बार हमने 5, 7, 2 बंदे या 3 बंदे ही कवर हो पाते हैं। तो पर्सनल सेलिंग अगर हम क्राउड के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्सनल सेलिंग जो है महंगी है, और जो एडवर्टीजिंग है वो एज कंपैरिजन टू पर्सनल सेलिंग सस्ती है। उसके बाद है कि कितने इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं एडवर्टीजिंग से, और पर्सनल सेलिंग में एक बार में 2, 5, 7 लोगों तक ही हम पहुंच पाते हैं, कवर कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस था बेसिकली एडवर्टीजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का। मीडिया, उसके बाद की एडवर्टीजमेंट की मीडिया ये होगी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, और पर्सनल सेलिंग सेल्समैन के थ्रू होती है। बाकी ये सारा कवर हो गया एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में आपको करना है, इट इज अ शॉर्ट टर्म नेचर, इट इज कंडक्टेड फॉर एनहांसमेंट ऑफ अ सेल फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, ये कभी भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं किया जाता। धमाका, इस तरीके के जो भी आते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे क्या, सेल्स प्रमोशन। इसमें होता क्या है, हम एक बार अपनी सेल्स को एक बार के लिए, ये शॉर्ट टर्म सेल्स प्रमोशन में लिखो, इट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। एग्जांपल दिवाली धमाका, न्यू ईयर ऑफर, ये ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं होता। सेल्स प्रमोशन जो होता है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं सेल प्रमोशंस में, देखते हैं एक बार। यही आपको लिखना है सेल्स प्रमोशन, ये इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। देखो इसमें है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, जो बायर्स को एनकरेज करता है इमीडिएट परचेज के लिए, सेल को एनहांसमेंट करने के लिए, बस यही आपको लिखना है। कोई डेफिनेशन इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फीचर्स वगैरह भी कोई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सीधा टेक्निक्स, या इसके स्लैश करके लिख दीजिए टूल्स। पहला है रिबेट। रिबेट में देखो परसेंटेज टर्म में नहीं होगा, वो सीधा 10,000 ऑफ, 12,000 ऑफ, एक फिक्स्ड अमाउंट में कहे तो वो क्या होगी, रिबेट। ये क्या कहलाएगी, फिक्स्ड अमाउंट में रिबेट। डिस्काउंट अब किसको कहेंगे, डिस्काउंट में अमाउंट नहीं होगी, डिस्काउंट होगी। डिस्काउंट इस तरीके से भी देखा होगा 50% प्लस का मतलब ये नहीं है कि 90% डिस्काउंट, अगर वैसे देखा जाए तो 90% डिस्काउंट यानी कि 1000 की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। बच गई 5000 पे फर्दर 40% देंगे डिस्काउंट, 1000 का परसेंट 3000। तो इसका मतलब ये, तो हमने देखा डिस्काउंट परसेंटेज टर्म में, रिबेट फिक्स्ड अमाउंट। उसके बाद है रिफंड्स। रिफंड्स कई बार ये होता है, जैसे मूवी की टिकट वगैरह बुक करवाई हमने ऑनलाइन, तो उसमें कुछ पैसे रिफंड आ गए, 50 का कैशबैक, 30 का कैशबैक, ये सारे हो जाएंगे रिफंड्स में।
उसके बाद है प्रोडक्ट कम्बिनेशन। प्रोडक्ट कम्बिनेशन में ये जैसे इसमें दिखा रखा है, टीवी के साथ वैक्यूम क्लीनर फ्री, आटे के साथ ये राइस फ्री, मैगी के साथ ये फ्री, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट कम्बिनेशन में आ जाएंगी। क्वांटिटी गिफ्ट, क्वांटिटी गिफ्ट में ये होगा, इसमें क्वांटिटी 100 ग्राम था मान लो, उसमें कहेंगे प्लस 25 ग्राम एडिशनल, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 100 की 125 ग्राम दे दी, 125 200 की 250 ग्राम दे दी, ये हो गया क्वांटिटी गिफ्ट, कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे देना उसी प्रोडक्ट की। उसके बाद है इंस्टेंट ड्रॉ, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके कूपन वगैरह दिया और वो अभी तुरंत स्केच करना है और उसमें जो चीज़ निकलेगी वो आ जाएगा इंस्टेंट ड्रॉ में। लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ में ये होगा कि जितने भी कस्टमर होंगे उनका नेम लिख के एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, फिर एक बच्चे को बुला के या उसी में से किसी कस्टमर को बुला के उस बॉक्स में से उसको उठाया और वो देखा कि हाँ जिस पर्सन का नाम होगा उसको वो इनाम दिया जाएगा, ये होता है लकी ड्रॉ। यूजेबल बेनिफिट, यूजेबल बेनिफिट में ये होता है कि आप ये प्रोडक्ट करोगे तो आप बाद में कभी करोगे तो ये कूपन दिखाओगे तो इसके साथ आपको ये मिल जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें अंडरलाइन करिए, पोजेशन ऑफ अ कूपन मोटिवेट द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट इवन व्हेन ही हैज नो नीड ऑफ इट। हमने कहा कि आपने ये चीज़ परचेज की थी, इसके साथ एक कूपन मिला कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो हमें हालांकि उस चीज़ की नीड नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पोजेशन ऑफ दिस थिंग्स एनकरेज द कस्टमर हाउएवर वी डोंट नीड इट, हालांकि हमें उसकी नीड नहीं है फिर भी वो कस्टमर को क्या कर रहा है, एनकरेज। यूजेबल बेनिफिट, मैंने कार परचेज की, उसमें साथ एक दिया कि हाँ भाई अगर आप अब कुछ भी अब परचेज करोगे ना हमारे उससे तो आपको 20% ऑफर मिलेगा, ठीक है। जैसे कार्ड वगैरह भी बन जाते हैं इजी डे वगैरह के कि आप हाँ उसके इतना परचेज करोगे तो वो भी यूजेबल बेनिफिट में। फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%, मतलब हमने फाइनेंस कर दिया, आप पे किस्तों में कोई चीज़ दे दी और हमने कहा कि अब आप पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जैसे बजाज फाइनेंस है वो भी 0% उस पर है कि कोई भी आप पे ब्याज नहीं लगता और आपको किस्तों में वो चीज़ मिल जाती है, उसको कहेंगे हम सैम्पलिंग, सॉरी उसको हम कहेंगे फुल फाइनेंस। सैंपल वगैरह, फ्री सैंपल वगैरह दे देना। कंटेस्ट में ये होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, जनरल लाइफ से रिलेटेड, एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कहा जाता है बताओ इसके आंसर दो, और इससे क्या होता है कि फिर हम उसको वगैरह दे देते हैं और इससे भी हमारे प्रोडक्ट की क्या होता है वो कि जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि पार्ले जी का बिस्किट है, उस पर ये फोटोज हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ ली, जो लड़की की फोटोज है वो ऐसे उसने कर रखा है, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो कौन है, उसका नाम क्या है, इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन मान लो देखते हैं। तो इससे हमारा उसका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी हुआ क्योंकि हमने पार्ले जी से रिलेटेड पूछा है वो, और हमें इसका जो पर्सन इसका रिप्लाई दे देगा उसको वो भी इसका बेनिफिट भी मिलेगा कि अमूल दूध की थैली पे जो लड़की की फ़ोटो आती है वो कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। तो हमने 3 पढ़ लिया, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। लास्ट आता है हमारा पब्लिक रिलेशन। देखिए टर्म्स आती है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब सब में पब्लिक आगे है। पब्लिक रिलेशंस का मतलब जैसे आपने 11th में भी पढ़ा था, सप्लाई, उसको टाइमली पेमेंट देके, गवर्नमेंट से भी अच्छे रिलेशन बनाना। गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन कैसे बनाएंगे, टाइमली टैक्स को पे करके और प्रॉपर टैक्स को पे करके, सप्लायर से और किससे, टाइम पे सैलरी देना। तो ये गुड रिलेशंस विद द एम्प्लॉय। तो ये है एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशन बनाना। तो जितने भी लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एम्प्लॉयज है, चाहे सप्लायर हैं, चाहे हमारे डीलर हैं, कोई भी है, उन सब से अच्छे रिलेशन के चलना ही क्या है, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस। देखिए इसमें दे रखा है कस्टमर से बना, कस्टमर से अच्छे रिलेशंस कैसे बनाएंगे, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके और उनसे फेयर प्राइसेस चार्ज करके। इंटरमीडिएरीज, बिचौले वगैरह जो शेयर होल्डर को
प्रॉपर डिविडेंड प्रॉफिट देके कम्युनिटी से एक बेटर इन्वायरमेंट देना, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट ना देना और हरासमेंट किसी को भी न करना, ये है पब्लिक रिलेशन। तो हमने कहा था कि मोनोलॉग, देखो जो पर्सनल सेलिंग है वो मोनोलॉग है और जो ये पब्लिक रिलेशन है वो डायलॉग है। मोनोलॉग मतलब सिंगल, एक ही पर्सन, डायलॉग मतलब बहुत सारे लोग हो उसमें, दो या दो से ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, पब्लिक से, ग्रुप से, ये सारी इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस में है प्रेस रिलेशन, प्रेस से अच्छे, जो हमारी प्रेस वगैरह है, मीडिया है, उससे अच्छे रिलेशन बनाना, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का मतलब है जितनी भी कंपनियां हैं उनसे भी अच्छे रिलेशन बना के चलना। ऐसे नहीं कि हम किसी कंपनी से कंपटीशन करते करते हमने कि कोई गलत मतलब चीज़ को यूज़ करें कि उसका मैनेजर वगैरह उसका मर्डर करवा दे, इस तरीके से नहीं, उनसे भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, अपनी ये सारे आर्टिकल्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से दिखाना। लोबिंग, लोबिंग का मतलब सिर्फ सिंपल टर्म में आपको इतना ध्यान रखना है, गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट। देखो जनरली ऐसे कहा जाता है गवर्नमेंट ने अगर एक बार इंटरफेरेंस किसी भी बिजनेस में कर दी अगर, तो वो बहुत ही मुश्किल से, इफ गवर्नमेंट इंटरवीन एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे आर रेयरली रिमूव्ड, क्योंकि गवर्नमेंट फिर बार बार उसकी चेकिंग करेगी और बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा। तो लॉबिंग का मतलब गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन बना के चलना ताकि उनको टाइम पे टैक्स पे करना, उनको कोई चीज़ ना छुपाना,